हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग टेस्ट 3 करने जा रहे हैं और जो टॉपिक है सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं सेंटर ऑफ मास और रोटेशन से। हम जानते हैं आईआईटी जेईई मेंस हो या एडवांस हो, क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज हम यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करेंगे सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशनल मोशन का। ठीक है, तो ये स्टार्ट हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। Four identical solid spheres of each of mass m and radius a are placed with their centers on the four corners of a square of side B. The moment and inertia of the system about one side of the square where the axis of rotation is parallel to the plane of the square. तो यहाँ पर आपको उस इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इसको आप पॉज कर लीजिए और इसको अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो यहाँ पे लिखा है फोर आइडेंटिकल स्फीयर। तो यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिकल स्फीयर्स दे रखे हैं और ये चार आइडेंटिकल स्फीयर्स दे रखे हैं। एंड दे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर। ये दिया हुआ है और यहाँ पर हर एक का मास m है और रेडियस इसकी यहाँ पर सबकी a दे रखी है। सबकी रेडियस a। ठीक है, और यहाँ स्क्वायर है, इसकी साइड दे रखी है b। ये साइड b रखी है, ये भी b है। तो अगर हमें यहां पर निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसके अबाउट निकालना है? तो एक्सेस ये रही, एक साइड के पैरेलल है ना, इस प्रकार से इसके अबाउट निकालना है। तो इसके अबाउट देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए इसके अबाउट इस सॉलिड स्फीयर का हो जाएगा। तो आई निकालना है तो आई होगा 2/5 m a²। किसका? इस वाले गोले का। इस वाले का गोले का भी उतना ही होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता है। अब इस गोले का निकालना है इस एक्सिस के अबाउट। तो हम जानते हैं कि इसके अबाउट होता है 2/5 और फिर हम लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो प्लस कितना आएगा? 2/5 ma² प्लस mb²। और ऐसे यहां पर एक ऊपर है नीचे है, तो दो टर्म्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई अगर हमें निकालना है तो 4ma² बाई 5 प्लस यहां पर भी 4ma² बाई 5 प्लस 2mb²। आई देखो 4 और 4 हो जाएगा 8 ma² बाई 5 प्लस 2mb²। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो ये आंसर आ गया 8/5 ma² प्लस 2mb²। दैट इज द आंसर, बी इज द आंसर। ओहो, इसमें इन्होंने सेम आंसर कर दिया है ना। तो इसमें बी और डी दोनों ही ऑप्शन एक जैसे कर दिए हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप तो बी और डी में कोई भी टिक मारेंगे तो सही आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थिन सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस रिंग ऑफ मास m and radius r is rotating with a constant angular velocity of 2 radian in horizontal plane about an axis vertical to its plane and passing through the center of the ring. Two objects each of mass m। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और दोनों का मास जो है कितना है? इट इज m। तो m मास का है, be attached gently to the opposite ends of a diameter of the ring. The ring will then rotate with an angular velocity। तो आपको रिंग की एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर
निकालनी है। हाँ जी, अटेम्प्ट कीजिए इसको। हाँ जी, आप लोगों ने कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है सी। ये आंसर इसका। तो चेक करते कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक रिंग है एंड दिस रिंग इज रोटेटिंग विद एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 2 रेडियन पर सेकंड। और इसके यहाँ पर और यहाँ पर हमने दो मास पार्टिकल्स को जोड़ दिया है। रिंग का मास है कैपिटल एम। तो हम जानते हैं यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा। ओमेगा कितना है 2। बाद में ये दोनों अटैच हो गए तो कैपिटल एम आर स्क्वायर, तो रिंग का हो गया मोमेंट इनर्शिया 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल एम आर स्क्वायर होगा इन पार्टिकल्स का जो डायमेट्रिकली अपोजिट डालेगा नहीं, ओमेगा डैश। देखो यहाँ आर स्क्वायर तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा डैश कितना आएगा 2 कैपिटल एम डिवाइडेड बाई एम प्लस 2m। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। A solid cylinder and a solid sphere having same mass capital M and radius r roll down the same inclined plane from top without slipping। स्लिपिंग नहीं हो रही है ना, विदाउट स्लिपिंग की बात हो रही है, विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, they start from dash, the ratio of velocity of the solid cylinder to that of solid sphere with which they reach the ground। तो हमें निकालना है velocity of solid cylinder and solid sphere जब वो नीचे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। तो एक बार मैं बता देता हूं क्या इसका आंसर है। आंसर इसका है डी। आंसर यहां पर है डी। कैसे करेंगे देखिए, यहां पर बोला एक तो बोल रहा है सॉलिड सिलेंडर है। अगर यहां एक कोई इंक्लाइंड प्लेन है और यहां से मैंने एक सॉलिड सिलेंडर को रिलीज किया है और ये मान लेते हैं हाइट इसकी एच है, ये इंक्लाइंड प्लेन से यहां पहुंचेगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी और एक ओमेगा होगा। तो हम लगाएंगे इस पॉइंट में वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे तो ये यहां से यहां जा रहा है, तो एम जी एच ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी बराबर के फाइनल हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आईसीएम। आईसीएम कितना है एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा हो जाएगा वी बाई आर का होल स्क्वायर। तो यहां से एम जी एच बराबर आएगा हाफ। अब देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ हाफ एम वी स्क्वायर अगर हम कॉमन लेते हैं तो 1+1/2 आएगा। एम से एम चला गया, तो इस यहाँ चलो इसको वेलोसिटी को मैं v1 बोल देता हूँ, है ना, v1 बोल देता हूँ। v1 तो v1 कितना आएगा 2gh और यहाँ पर आएगा 3/2, तो इनफैक्ट 4 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया हाफ। एक मिनट, पूरा ही लिख देता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर जी एच बराबर आ गया 3/4 v1 स्क्वायर। तो v1 हो जाएगा 4gh/3 का रूट। ये है इक्वेशन 1। ये किसके लिए है, फॉर सॉलिड सिलेंडर। अब सॉलिड स्फीयर की बात करेंगे तो अगर हम बात करते हैं फॉर
सॉलिड स्फीयर और सॉलिड स्फीयर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। एम जी एच बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी वी को V2 बोल देते हैं, प्लस हाफ ICM होता है 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा कितना आएगा? V/r का स्क्वायर। V मतलब वेलोसिटी V2। अब देखो यहाँ m से तो m चला गया, तो यहाँ बचेगा GH, और यहाँ है V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस यहाँ पे भी V2 स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आएगा 2/5। देखो R से R चला जाएगा, दिया गया। तो GH बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7V2 स्क्वायर बाई 10। तो V2 आ गया 10GH डिवाइडेड बाई 7 का रूट। ये है इक्वेशन 2 और ये थी इक्वेशन 1। तो हमें निकालना क्या है? रेशियो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड सिलेंडर एंड सॉलिड, V1 बाई V2 निकालना है। सो वी हैव टू फाइंड V1 बाई V2। तो V2 ऊपर ही हमें मालूम है, इट इज रूट ऑफ 10GH बाई 7, और V1 हम निकाल चुके हैं, मेरा रूट ऑफ 4GH बाई 3। ये हो जाएगा 4GH बाई 3। अब देखो GH से ये चला गया और 7 ऊपर जाएगा, रूट ऑफ 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 10 इंटू 3। अब देखो यहाँ 2 टाइम्स और ये 5 टाइम्स, रूट ऑफ कितना आ रहा है? 14 डिवाइड बाई 15। सो द आंसर विल बी D। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider a uniform wire of mass m, length L. It is bent into a semicircle. Its movement inertia about a line perpendicular to the plane of the wire passing through the center is। तो आपको निकालना है I की वैल्यू अबाउट plane passing through the center and perpendicular to the plane। क्वेश्चन ढंग से पढ़ लेना आप लोग। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसका आंसर रिवील करता हूँ। इसका आंसर है सी इसका आंसर है। और क्या लिखा है यहाँ पे? यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m, इसको हमने सेमी सर्किल के फॉर्म में बैंड कर दिया है। कंसीडर यूनिफॉर्म वायर ऑफ मास m एंड लेंथ l, इट इज बेंड इनटू अ सेमीसर्कल, इट्स मूवमेंट इनर्शिया अबाउट अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यानी इस लाइन के अबाउट हमें निकालना है इसका मास अगर m है और इसकी अगर रेडियस r है, तो I की वैल्यू जो होगी इट इज m इंटू आर स्क्वायर। अब r कैसे निकालोगे? यहाँ आर्क लेंथ है l, l बराबर पाई आर, तो r की वैल्यू हो जाएगी l डिवाइड बाई पाई। पुट द वैल्यू, I हो जाएगा m l स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर। तो सी द आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ रेडियस और gyration of a solid of a hollow sphere to that of a solid cylinder of mass m for movement inertia about their diameter axis AB as shown in figure is root of 8/x। The value of x is, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका मैं आंसर आपको बता देता हूं। इसका आंसर है डी फॉर डेली। ये इसका आंसर है। कैसे करेंगे? देखिए यहां पर हमें बात कर रहा है रेडियस ऑफ जायरेशन के बारे में। तो पहला है होलोस्फीयर। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? होलोस्फीयर। होलोस्फीयर है तो होलोस्फीयर का हम आई जानते हैं, इसको मैं I1 बोल देता हूं। ये होगा 2/3 कैपिटल M R स्क्वायर। ये होता है आपका कैपिटल M K1 स्क्वायर। यहां से होलोस्फीयर का जो K है ये आएगा 2/3 का रूट इंटू R।
ये है रेडियस ऑफ जायरेशन किसका, होल स्फीयर अबाउट दिस एक्सिस। और दूसरा हमारा क्या है यहाँ पर, दूसरा है हमारा क्या कहते हैं, सिलेंडर। बट सिलेंडर का एक्सेस ही है, तो साइड से एक्सेस है, तो हम जानते हैं इसका जो आई होगा, इसको मैं I2 बोल देता हूँ फॉर दिस सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका, देखो ये डायमीटर कितना जा रहा है, तो ये हमारा क्या है, सॉलिड सिलेंडर है। क्या है ये, सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है, तो यहाँ पर I2 जो होगा, I2 होगा, इट विल बी एम आर स्क्वायर बाई 4। ये तो इसके अबाउट हुआ डायमीटर, और ये एक प्रकार से रॉड की तरह भी बिहेव करेगा। प्लस एम, एल कितना है, एल है 4R स्क्वायर डिवाइड बाई 3। तो यहां पर इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो I2 बराबर आ गया एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 आर स्क्वायर बाई 3। तो यहां पर कॉमन लेंगे तो 3 ऊपर जाएगा, और यहाँ 16 × 4 64 प्लस 3 दैट इज 67 एम आर स्क्वायर डिवाइड बाई 12। अब इसको मैं लिखूंगा एम इंटू K2 स्क्वायर। तो यहां से K2 की वैल्यू कितनी आ रही है, 67/12 का रूट इंटू R। ठीक है, अब ये K1 आ चुका है, K2 तो हमें निकालना है इसका रेशियो। वी नीड टू फाइंड K1/K2। तो K1/K2, तो K1 हमारे पास है रूट ऑफ 2/3, और K2 है रूट ऑफ 67/12, है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पर आएगा यहाँ पर ये 3 और ये 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 पर जाएगा, तो रूट ऑफ कितना आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 67, दैट इज द आंसर। तो 8/67, तो आपका आंसर आएगा डी। चलिए ये क्वेश्चन हमने कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। root 34-meter long ladder weighing 10 kg length leans on a frictionless wall. Its feet rest on the floor 3 meters away from the wall, as shown in the figure. If FF and FW are the reaction force of the floor and the wall, then the ratio FW/FF will be। तो आपको FW और FF का रेशियो निकालना है। करिए। चलिए, आपने मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। इसका आंसर है सी। आंसर है सी, सी है इसका आंसर। ये 3 है, रूट 3/4 है, और ये इसकी हाइट निकालेंगे तो पाइथागोरस लगा सकते हैं ना। पाइथागोरस लगाएंगे तो इसका अगर ये हाइट मान लेते हैं h है, लेट्स से हाइट इज h मान लिया, तो हम जानते हैं कि h स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 34, और ये 3 3 9 इधर ले जाएंगे, तो h स्क्वायर कितना आएगा, 34 माइनस 9। 34 माइनस 9 होता है 25। इसका मतलब h की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, h की वैल्यू आएगी 5। इट इज 5 मीटर। हाइट ये 5 मीटर हो गई। अब इसका अगर हम FBD बनाते हैं, इसका अगर हम FBD बनाते हैं, तो देखिए इसका वेट mg नीचे लगेगा, यहां से एक ऊपर लगेगा, नॉर्मल मान लेते हैं N1, यहां से भी एक लगेगा नॉर्मल N2, और यहां पर फ्रिक्शन लगेगा पीछे F1 बोल देते हैं, है ना। ये है, ये ऊपर का सरफेस, ये दीवार स्मूथ है और सरफेस ये रफ है। तो यहाँ पे हम जानते हैं इस पर नेट फोर्स 0 होगा, नेट टॉर्क 0 होगा। तो mg नीचे है, N1 ऊपर, तो N1 की वैल्यू हो जाएगी m इंटू जी। मास कितना है 10, तो ये हो जाएगा सिंपली 100 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ n
टू की वैल्यू जो होगी F1 के बराबर होगी, इक्वेशन 2। अब देखिए यहां पर अगर ये एंगल मैंने थीटा मान लिया और ये पॉइंट मैंने ओ मान लिया, तो ओ के अबाउट लेंगे, तो हम लेंगे टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ। तो पॉइंट ओ के अबाउट अगर हम टॉर्क की बात करेंगे, तो ओ के अबाउट टॉर्क लेंगे, तो F1 और N1 दोनों ने बढ़ गए, केवल mg बचेगा। तो mg है, और ये अगर लेंथ मैंने एल मान ली, लेट्स से ना एल मान लिया, तो एल मान लिया है, या रुकिए, ये आपका 3 है, तो ये लाइन ऑफ एक्शन होगा, तो ये 3 का आधा हो जाएगा, है ना, जरूरत नहीं है इसकी हमें। तो mg का टॉर्क आएगा mg इंटू 3 का आधा, 3/2, और ये है क्लॉकवाइज। और N2 का आएगा माइनस N2 इंटू हाइट कितनी है, इट इज 5 बराबर 0। तो यहाँ mg, तो यहाँ से N2 आएगा, N2 कितना आएगा, mg की वैल्यू है 100 इंटू 3/2, और नीचे आएगा 5, 5 इंटू 2 10, ये 0 हो जाएगा, तो 30 आ गया। तो N2 आ गया 13 फिर। तो हमें निकालना है FW, दीवार का फोर्स, तो दीवार का फोर्स है N2, तो FW डिवाइडेड बाई F फ्लोर। तो दीवार का फोर्स N2 है, N2 की वैल्यू F1 के ही बराबर है, N2 और N2 बराबर हम निकाल चुके हैं ना, N2 निकाल चुके हैं। N2 कितना है 30, तो 30 डिवाइड बाय, और दीवार का ये फोर्स होगा F1 और N2 का रिजल्टेंट आएगा, यहाँ कहीं बीच में आएगा, ये हमारा F, तो ये होगा रूट ऑफ N1 स्क्वायर। बेसिकली आप इसको चाहो तो वेरिएबल पे पहले लिख देते हैं, बाद में हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये यहाँ पे ऊपर तो है N2, और ये आएगा N1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर। N2 की वैल्यू कितनी है 30 डिवाइड बाई रूट ऑफ N1 कितना है 100 का स्क्वायर, और ये कितना है 30 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 0 तो उड़ ही जाएगा, तो ये आ गया 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10 का स्क्वायर यानी 100 और प्लस 9, इट इज 3 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 109। सो दिस इज द आंसर। समझ में आया बच्चों? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या था, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a spherical body of mass 100 gram is dropped from a height of 10 meter from the ground after after hitting the ground, the body rebounds to the height of 5 meter. The impulse of force imparted by the ground to the body is given by, तो आपको निकालना है impulse कितना लगेगा। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर हम एक बार देख लेते हैं। इसका आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। तो क्या लिखा है, स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास, जो भी है मास दिया है 100 ग्राम, इसको मैंने ड्रॉप किया है, और ये टकराती है, और ये हाइट दे रखी है कितनी, इट इज 10 मीटर। तो ये टकराएगा, तो इसकी वेलोसिटी ये है, मान लेते v1 इनिशियल वेलोसिटी, रूट 2gh, h कितना है 10, तो g की वैल्यू 10 है, और ये भी 10 है, और ये 2 है, पर g की वैल्यू 9.8 है। g की वैल्यू कितनी है 9.8, तो 9.8 इंटू 10, तो v1 जो आएगा रूट ऑफ 2, 9.8 इंटू 10, तो 98 इंटू 2, तो ये v1 जो आएगा इट इज 14 मीटर पर सेकेंड। टकराने के बाद रिबाउंड होता है, तो v2 से रिबाउंड होता है, ये आएगा रूट ऑफ 2g इंटू 5। तो यहाँ पर अगेन वैल्यू रखेंगे, तो रूट ऑफ 2, g की वैल्यू यहाँ पर 9.8 दे रखी है, ये 5 करेंगे,
तो 5 इंटू टू दैट इज 10, तो ये आएगा √98, और ये हो जाएगा आपका 7√2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी आ गई टकराने के बाद। तो इम्पल्स निकालना है। इम्पल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। तो पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। अब देखो इसमें फाइनल वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है, तो फाइनल तो होगा m इंटू वी टू, और माइनस इनिशियल कितना नीचे है, तो m इंटू वी वन। तो आंसर आएगा m v1 प्लस v2। मास कितना दिया है? 100 ग्राम, यानी 0.1। v1 कितना है? 14, प्लस कितना आएगा? 7√2। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पर आंसर आता है इस है ना, 2.39 kg मीटर पर सेकेंड। ये इम्पल्स है। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 balls each of mass m moving with speed v simultaneously strike a wall normally and reflected back with same speed in time t second. The total force exerted by the balls on the wall is, तो टोटल फोर्स कितना लगेगा बॉल्स के कारण किस पर? दीवार पर, वो निकाल। चलिए, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका सोल्यूशन, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी, बॉम्बे। बी इज द आंसर है। देखा, 100 balls each of mass m moving with speed v strike a wall normally and reflect back द सेम, टकरा के रिफ्लेक्ट हो रही है इन टाइम टी। तो फोर्स निकालना है, तो फोर्स हो जाएगा आपका डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। तो यहाँ डेल्टा पी कितना आएगा? इट इज एन नंबर ऑफ बॉल्स हैं, और एक एक बॉल का मोमेंटम में चेंज आएगा 2 mv डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दिया है? टी दिया है। तो एफ निकालना है, तो एन है हमारी 100 इंटू 2 मास एम वी, वेलोसिटी कितना है, और यहाँ पे टाइम है टी। तो आंसर आ गया कितना? 200 mv बाई टी। दिस द वैल्यू ऑफ एफ। ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, a ball of mass 200 gram rests on a vertical post of height 20 meter. A bullet of mass 10 gram traveling in horizontal direction hits the center of ball. After collision, both travels independently. The ball hits the ground at a distance of 30 meter, and the bullet at a distance of 120 from the foot of the post. The value of initial velocity of the bullet will be। तो आपको यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या होगा वो निकालना है। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। लिखा है बॉल ऑफ मास 200 ग्राम रेस्ट ऑन अ वर्टिकल पोस्ट। यहाँ पे एक बॉल है, ये कोई वर्टिकल पोस्ट है यहाँ पर दी हुई है इस प्रकार से, और एक बुलेट यहाँ पर आ रही है। बॉल का मास दे रखा है 200 ग्राम, और बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम। हाइट ऑफ द पोस्ट दे रखा है 20 मीटर, ये हाइट दे रखी है। अब क्या बोल रहा है? द बॉल हिट्स द ग्राउंड, तो यानी आफ्टर कोलिजन जो बुलेट है वो बाहर निकल जाएगी। और यहाँ बोल रहा है कि बॉल जो है वो यहाँ हिट करती है ग्राउंड पर, और कितने डिस्टेंस पर हिट करती है? 30 मीटर पर हिट करती है। और जो बुलेट है वो यहाँ जाती है, और ये हिट करती है 120 पर। ठीक है, ये 30 है, ये 120 है।
तो देखो पहली बात तो इनको नीचे पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो मैं लगाऊंगा s इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में लगाएंगे, वाई डायरेक्शन में लगेगा। तो अब जानते हैं इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में दोनों की जीरो ही है, डिस्प्लेसमेंट वाई में कितना है 20 है। अगर मैं ऊपर पॉजिटिव मान रहा हूं तो नीचे नेगेटिव हो जाएगा। 1/2 ए की वैल्यू कितनी है -10 इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम निकालिए, टाइम आ गया कितना 2 सेकंड आ गया। अब टाइम 2 सेकंड आ गया तो आफ्टर आफ्टर गोइंग पासिंग थ्रू दिस बॉल, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v2 है और बॉल की वेलोसिटी v1 है। तो देखो ये बॉल यहां से आ गई, तो हम बॉल की बात करेंगे तो s बराबर हम लगाएंगे vt, S1 बराबर V1t। तो S1 कितना है 30, V1 निकालना है, T कितना है 2। तो V1 क्या है, वेलोसिटी कितनी आ रही है, 2 से डिवाइड करेंगे तो इट इज 15 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी किसकी है, ये वेलोसिटी है बॉल की। अब हम निकालेंगे बुलेट की, तो बुलेट के लिए भी लगाएंगे S बराबर V2t। तो S2 कितना है 120, V2 कितना है निकालना है, T कितना है 2, V2 कितना आया 60 मीटर पर सेकंड। तो V1 आ चुका है, V2 आ चुका है। अब हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, V0 मान लेते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगा सकते हैं। तो भाई मोमेंटम कंजर्वेशन मैं यहाँ पे जगह है लिख देता हूँ, इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है 10 इंटू V0 और फाइनल मोमेंटम कितना है 200 इंटू V1 कितना है 15 प्लस 10 इंटू 60। तो यहां पर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो गया। तो V0 निकालना है तो 220 इंटू 15, 300 प्लस 60। तो V0 की वैल्यू कितनी आ रही है 360 मीटर पर सेकंड। हाँ जी बच्चों, समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a disk of radius r and mass m is rolling horizontally without slipping। देखो यहाँ पे ये रोल कर रही है विदाउट स्लिपिंग के, with speed v, it then moves up the inclined smooth surface, है ना, smooth surface है, as shown in the figure। the maximum uh, maximum height that the disk can go up the incline। तो हमें निकालना है कितनी हाइट तक ये डिस्क ऊपर जाएगा। सॉल्व कीजिए। हाँ जी, तो आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका सी है। अब देखिए गलती क्या करते हैं बच्चे कि यहां पर ये भूल जाते हैं कि सरफेस जो है स्मूथ है, ये सरफेस रफ है, बट ये इनक्लाइन वाला सरफेस जो है वो कैसा है, ये है स्मूथ। स्मूथ है, जब ये ऊपर जाएगा तो जब यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बट ओमेगा में कोई चेंज नहीं होगा। जो यानी कि जो ओमेगा यहाँ पर होगा वही ओमेगा यहाँ पर होगा। यहाँ से आ गए तो हम लगाएंगे वर्क डन बाई ग्रेविटी बराबर चेंज इन काइंड। तो ग्रेविटी का वर्क डन आएगा माइनस mgh बराबर के फाइनल हमारा जीरो है, माइनस के इनिशियल कितना है हाफ एम वी स्क्वायर। एम से एम गया तो हमें निकालना क्या है, हाइट निकालना है। एच कितना आया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। हमारे पास सफिशिएंट टाइम होता है, तो क्वेश्चन में ऐसी गलती बिल्कुल मत कर देना। और ये मोस्टली बच्चे गलती कर देते हैं क्योंकि वो मान के चलते हैं कि सरफेस रफ ही होगा और वो प्योर रोलिंग की कंडीशन लगा के आंसर निकाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, what percent of energy of a moving particle is transferred to a stationary particle when it strikes the stationary particle of 5 times its mass? Assume the collision to be head on and elastic। collision कैसा है, हेड ऑन भी है और इलास्टिक है। तो आपको निकालना कितनी एनर्जी ट्रांसफर होगी।
हाँ जी, तो आपने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर इसका है सी, 55.5%। चेक करते हैं कैसे होगा। यहाँ लिखा है एक पार्टिकल है, इसका मास मान लो m है, और एक दूसरा पार्टिकल है, इसका मास है 5 टाइम्स यानी 5 m है। इसके पास वेलोसिटी है v नॉट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर एक तो मोमेंटम कंजर रहेगा, तो m v नॉट बराबर m v1 प्लस 5 m v2। तो v1 प्लस 5v2 बराबर है v नॉट, इक्वेशन नंबर 1। और E बराबर है 1। E कितना है? v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई v नॉट। तो v2 माइनस v1 बराबर v नॉट, इक्वेशन है 2। तो ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इनको अगर हम ऐड करेंगे तो v1 से v1 चला जाएगा, तो ये आपका आएगा 6v2। 6v2 बराबर कितना आ रहा है? यहाँ v नॉट और v नॉट 2v नॉट है ना, तो यहाँ से v2 कितना आ रहा है? v नॉट बाई 3। हमें यही चाहिए है ना, तो लिखा हुआ है व्हाट परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग पार्टिकल इज ट्रांसफर्ड। तो वो क्या होगा? इट इज k2 यानी सेकंड पार्टिकल की एनर्जी फाइनली डिवाइडेड बाय k2 फाइनल और k1 इनिशियल। तो k2 फाइनल कितना आएगा? हाफ 5m v नॉट बाई 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई हाफ m v नॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर m से m गया, v नॉट से v नॉट चला जाएगा, और 1/2 से 1/2 जाएगा, तो ये आएगा 5/9। तो ये फ्रैक्शन है, तो परसेंटेज के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सॉल्व करोगे इट इज 55.5%। तो सी इज द आंसर। Question number 12. A bullet is shot vertically downward with the initial velocity of 100 meter per second from a certain height. Within 10 seconds, the bullet reaches the ground and instantly comes to rest due to the perfectly inelastic collision. The velocity time curve for total time t equal to 20 second will be t बराबर 20 सेकंड के लिए आपको क्या करना है? वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व प्लॉट करना है। हाँ जी, तो कर लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर है ए। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो आपकी कितनी दे रखी है? इनिशियल वेलोसिटी आपकी दे रखी है 100 और डाउनवर्ड है। तो डाउनवर्ड है और 100 है, तो यानी स्टार्ट कहाँ से करेगा? -100 से करेगा, और फिर हम जानते हैं कि इसको नीचे थ्रो किया है तो वेलोसिटी बढ़ेगी। तो 20 सेकंड में टोटल टाइम लगता है, वेलोसिटी टाइम कर 420, तो 10 सेकंड में स्ट्राइक करता है। तो 10 सेकंड में जब टकराएगा तो टकरा के वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और 10 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर वी बराबर हम अगर u प्लस AT लगाएंगे, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 100 -100 और a कितना है? -10 इंटू t कितना? 10, तो -200 हो जाएगा। और उसके बाद टकरा के रुक चुकी है ना, बॉल जो है गई थी, टकरा के स्टॉप हो जाएगा। तो ये हम -100 से -200 होगा और फाइनली रुक जाएगा, तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? ए आएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. A simple pendulum of a length 1 meter has a wooden bob of mass 1 kg. It is stuck by a bullet of mass 10 to the minus 2 kg moving with a speed of this much. Bullet gets embedded into the bob. Height to which the bob rises before swinging back. तो कितनी हाइट तक जाएगा वो आपको निकालना है. आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा. इसका सोल्यूशन मैं बता देता हूँ. इसका आंसर है बी. सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. बी इज द आंसर. तो क्या लिखा है यहाँ पर? एक यहाँ पर सिंपल पेंडुलम की बात हो रही है और इसकी लेंथ दे रखी है 1 मीटर. इसका मास है 1 kg और यहाँ पर बुलेट आ रही है 10⁻²kg, है ना. स्पीड दे रखी है इसकी. तो टकरा के ये बोल रहा है इसमें एम्बेडेड हो जाती है. एम्बेडेड होने के बाद वेलोसिटी मान लो v हो जाती है. तो हम लगाएंगे यहाँ पे वो मोमेंटम कंजर्वेशन इनिशियल बराबर इनिशियल मोमेंटम होगा. मास है 10⁻², वेलोसिटी है 2 10⁻². बाद में ये एम्बेडेड हो गई. इसका मास 1 है और इसका ये है तो ये आएगा 1.01. इसको मैं नियरली 1 ही बोल दूंगा. तो ये और गया. तो वी डैश की वैल्यू जो नियरली आ रही है वो 2 आ रही है. 2 मीटर पर सेकंड ही बोल देंगे, है ना, नियरली. अब क्या लिखा है यहाँ पर कि हाइट कितनी तक जाएगा. तो यानी कि अभी टकराने के बाद ये आगे यहाँ पहुंचेगा. तो हम जानते हैं कि अगर ये यहाँ पर h हाइट तक गया है तो v डैश जो है रूट ऑफ 2gh हो जाएगा ना. ये हम जानते हैं. तो स्क्वायर करेंगे तो 4 बराबर 2gh. h आएगा 4 डिवाइड बाई 2. g कितना है 10. इट इज 0.2 मीटर. दैट इज आंसर. तो इसका आंसर आ गया बी. क्वेश्चन नंबर 14. Average force of 125 Newton is applied on a machine gun firing bullets with each of mass 10 gram at the speed of 250 meters per second to keep it to keep it in position. Number of bullets fired per second by the machine gun is. तो यहाँ पर अ, आपको निकालना है कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं. देखिए इसका बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ये. और यहाँ पर हम जानते हैं फोर्स जो होता है, फोर्स जो होगा एफ, एफ होता है एन इंटू एम वी. एन यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ बुलेट्स फायर्ड पर सेकंड. फोर्स दे रखा है 125. ए निकालना है. एक बुलेट का मास दे रखा है 10 ग्राम यानी 0.01 और वी कितना है 250. 250 है ना. इसका आंसर मैं बताया नहीं आपको. आंसर है इसका ए. आंसर कितना है इसका ए. तो ये है. तो यहाँ से आप एन सॉल्व कर लीजिए. तो एन की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 2 टाइम्स. तो ये 50 आ जाएगा. दैट इज द आंसर. देखो ये इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि बुलेट फायर कर रहे हैं गन से तो उस पे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, या बुलेट टकरा रही हैं और नंबर ऑफ बुलेट्स टकरा रही हैं एन बुलेट पर सेकंड टकरा रही है तो कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा. तो ऐसे क्वेश्चन जो हैं जेई में पूछे जाते हैं और ये एक्सपेक्टेड है कि इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी में आएंगे. चलिए नेक्स्ट क्या लिखा है. Two billiard balls of mass 0.05 kg each moving in opposite direction with a 10 meter per second collide and rebound with the same speed. If the time duration of contact is 0.005 second, then what is the force exerted on the ball due to each other? कितना फोर्स यहाँ पर लगेगा.
आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, इसका आंसर है बी इज आंसर। तो क्या लिखा है यहाँ पर, बॉल आ रही है, इसका मास मान लो m है, ये m है, ये यहाँ जा रही थी, यहाँ जा रही थी, इसकी वेलोसिटी v है, इसकी v है, टकरा के वापस भी वो सेम स्पीड से वापस जा रही है ना, सेम स्पीड जा रही है। तो हमें निकालना है फोर्स। तो हम जानते हैं फोर्स इस पर आगे लगेगा और इस पर फोर्स लगेगा पीछे। तो किसी एक को पकड़ लेते हैं। फोर्स होता है F होता है डेल्टा P बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा P कितना आएगा, ट्वाइस ऑफ mv डिवाइड बाई डेल्टा टी, ये आएगा। तो ट्वाइस ऑफ मास कितना है 0.05 और वेलोसिटी कितना दिया है 10 डिवाइडेड बाय 0.005। सॉल्व करोगे तो फोर्स जो आएगा इट इज 200 न्यूटन। ठीक है बच्चों, ये आंसर। A body of mass calculum at rest explodes into three pieces and the ratio of mass is 1:1:2. Two smaller pieces fly off perpendicular to each other with velocity of 30 and 40. The velocity of the third particle is, जो थर्ड पीस है उसकी वेलोसिटी आपको यहाँ पर निकालनी है। सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर रहा हूं। आंसर है इसका बी। तो क्या लिखा है, बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम, कोई बॉडी है, इसका मास कैपिटल एम है और ये एक्सप्लोड होता है इन द रेशियो 1:1। तो एक पार्टिकल ऊपर गया, एक पार्टिकल इधर गया, इसका अगर मास m है, इसका मास m है और थर्ड पार्टिकल 1:2 है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा। इसके पास वेलोसिटी कितनी दे रखी है 30, इसके पास 40 और इसकी वेलोसिटी v हमें निकालनी है। तो हम जानते हैं मोमेंटम कंजर रहेगा इनिशियल बराबर 5। तो इनिशियली तो रैंप पर था तो इनिशियल 0 होगा, बाद में ये आगे जा रहा है तो यहाँ पर अगर इसको मैंने x मान लिया, इसको y मान लिया, तो m इंटू 30 आई कैप प्लस m इंटू 40 जे कैप प्लस 2m इंटू वी वेक्टर। m से m उड़ गया तो यहाँ से v वेक्टर जो निकलेगा इट इज 30 आई कैप प्लस 40 जे कैप डिवाइडेड बाई 2। हमें लेना है इसका मैग्नीट्यूड, तो मॉड लगा दो। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर हम जानते हैं 50/2। तो कितना आंसर है 25 मीटर पर सेकंड। दैट आंसर, तो बी इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। Mass capital M hangs on a massless rod of length L, which rotates at a constant angular frequency. The mass capital M moves with steady speed in circular path of constant radius. Assume that the system is in steady circular motion with constant angular velocity omega. The angular momentum of capital M about point A is LA, which lies in the positive z direction, and the angular momentum of capital M about point B is LB. तो A के अबाउट है हमारा LA और B के अबाउट है LB। तो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं, यहाँ पे बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सॉल्व इट। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा। ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एडवांस में भी पूछा जा चुका है और जे मेंस में भी पूछा जा चुका है। तो देखो हम जानते हैं जब पार्टिकल सर्कल में घूमता है तो एल एल अबाउट पॉइंट ए, ये तो आता है एम वी आर, डायरेक्शन की तरह ऊपर की तरफ आएगा, यानी कि इट इज इन के कैप। और ये खास बात है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होती। इसका आंसर चेक करते पहले तो, इसका आंसर है डी। आंसर क्या इसका डी। एल ए की जो वैल्यू है
कांस्टेंट है मैग्नीट्यूड में भी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि जब ये मूव करेगा सर्कल में, ये सर्कल मूव करेगा तो ये थोड़ा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना हुआ है, ये सर्कल ऐसे बनाएंगे ना, इसको हटा दीजिए, इस प्रकार से ऊपर है, इस प्रकार से, है ना? तो वेलोसिटी अंदर की तरफ है, तो आर क्रॉस वी करेंगे तो डायरेक्शन कितना आएगा? ऊपर की तरफ आएगा, है ना? आर क्रॉस वी जब यहाँ पहुंचेगा तो आर बाहर है, वी बाहर, आर क्रॉस वी करेंगे तो डायरेक्शन ऊपर आएगा। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। तो जब ये पार्टिकल मूव कर रहा है, तो मूव करते समय ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। अब बी के अबाउट करेंगे तो ये हमारा बी से एम की तरफ जो है, ये हमारा आर वेक्टर होगा। वेलोसिटी अंदर है तो आर क्रॉस वी करेंगे तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आएगी वो इस बी एम के यहाँ परपेंडिकुलर है। ये डायरेक्शन है किसकी? एलबी की। और जब ये पार्टिकल घूमते घूमते यहाँ आएगा और डायरेक्ट ये वेलोसिटी आगे की तरफ है, तो यहाँ पर करेंगे तो डायरेक्शन जो आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी। ये है। तो डायरेक्शन जो एलबी की है वो लगातार चेंज हो रही है, लेकिन हाँ मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो ये लेंथ एल है, तो एल बी का मैग्नीट्यूड जो आएगा इट विल बी एम वी एल। मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एल इज कांस्टेंट both in magnitude and direction, but B is not constant in direction. B is constant in magnitude, but it is not constant in direction. तो आंसर जो है डी है। तो ए एल एंड एल आर एल एंड एल बी आर बोथ कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, तो ये तो गलत हो गया। एल बी इज कांस्टेंट इन डायरेक्शन, ये भी गलत हो गया। एल इज कांस्टेंट बोथ इन, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या आएगा? इट इज डी ओनली। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। टू बॉडीज ऑफ मास 1 kg 3 kg हैव पोजीशन दिस magnitude position vector of center of mass of the system will be similar to the magnitude of vector। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व इट। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है ए। आंसर इसका ए है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आर सी एम का फार्मूला हम जानते हैं, M1 R1 प्लस M2 R2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। 1 R1 कितना है? I प्लस 2J प्लस K। 3 - 3I माइनस 2J प्लस K डिवाइडेड बाई 4। 3 × 3 -9, 1 - 9 यानी -8I कैप, और यहाँ 3 × 2 -6, और ये 2 आएगा तो -4 J कैप, और यहाँ 3 और +1 +4 K कैप डिवाइडेड बाई 4। तो ये आ गया -2I -J प्लस के। ये है आपका RCM। अब क्या बोल रहे हैं कि इसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? तो यहाँ देखो -2 है या -1 है, ये 1 है, तो देखो यहाँ I -2 1, तो यहाँ इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, इट इज सेम। कितना आएगा? इसका आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 2 × 4 + 1 √6 आ गया। और इसका भी अगर मॉड निकालोगे तो √6 ही आ रहा है। तो आंसर क्या आएगा? इसका ए हो जाएगा। The velocity of bullet becomes 1/3 after it penetrates 4 centimeter in the wooden block. Assume that the bullet is facing a constant resistance during its motion in the block. The bullet stops completely after traveling at 4 + x centimeter inside the block. The value of x, तो x की वैल्यू क्या होगी वो निकालो। हाँ जी।
तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका सी, आंसर इसका सी है। सी द आंसर। द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट बिकम्स 1/3 आफ्टर इट पेनिट्रेट्स। देखो यहाँ पर एक बुलेट है, इट इज पेनिट्रेटिंग इनसाइड वुडन ब्लॉक। तो ये यहाँ पहुंचती है, तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी मान लो v0 है। यहाँ बोलता है v0/3 हो जाती है। कब होती है? जब ये 4 सेंटीमीटर अंदर जाएगा। तो उसके बाद ही और अंदर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो ये फर्दर मान लो x और गया, तो हमें x निकालना है ना, 4 + x। बुलेट स्टॉप्स कंप्लीटली आफ्टर दिस थिंग। तो यहाँ इस ये हम लगाएंगे v² बराबर u² + 2as। लेट्स से ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b और ये फाइनल पॉइंट c। तो मैं निकाल रहा हूँ a से, अगर हम b जा रहे हैं, a से b जा रहे हैं, तो a से b, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v0/3, तो v0² / 9। नीचे कितनी है? v0²। और ये है a अपोजिट में होगा तो -2a, एस कितना है? 4 सेंटीमीटर। इसको 4 ही लिख देते हैं ना, ये हो गया। तो यानी कि 2a × 4 कितना आ रहा है? v0² में माइनस करेंगे तो 8 v0²/9, इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ b से c जा रहा है, तो b से c जा रहा है, तो मैं अगेन लगाऊंगा v² बराबर u² + 2as। तो फाइनली वेलोसिटी हमारी 0 है। इनिशियल कितनी हो जाएगी? v0/3 का स्क्वायर और -2ax है ना, x क्या, तो v0²/9 हो गया 2ax। ये है इक्वेशन 2 और ये है इक्वेशन 1। तो कंपेयर करेंगे यहाँ पर, तो पुट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 2a4 बराबर 8/8, सॉरी 8 v0²/9 कितना हमारे पास? 2ax। 2a, 2a चला जाएगा, है ना, और x निकाल लेंगे, दैट इज 4/8, दैट इज नथिंग बट 0.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20। A thin circular disk of mass M radius r is rotating in a horizontal plane about an axis passing through its center and perpendicular to the plane with angular velocity omega. If another disk of same dimension but mass m/2 is placed gently on the first disk coaxially, then the new angular velocity of the system is। तो आपको सिस्टम की जो नई एंगुलर वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है। करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। आंसर है इसका सी। कैसे करेंगे? यहां पर एक डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है, और ये घूम रही है कितने से? ओमेगा से। इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक दूसरी डिस्क डिस्क कर दी है। इसका क्या लिखा हुआ है? इसका मास है m/2, रेडियस वही है ना, सेम डायमेंशन यानी सेम रेडियस, है ना। तो हम जानते हैं Li बराबर LF। तो Li कितना है? m r²/2 ओमेगा, और LF कितना होगा? मास हो गया m + m/2 यानी 3m/2 r² ओमेगा डैश। तो ओमेगा डैश कितना आ गया? ओमेगा/3। एक मिनट, गड़बड़ हो गया क्या? इसका आंसर क्या दिया है? बट ऑफ मास m/2। ये ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया।
मास हो चुका है, तो यहाँ पर आएगा 1/2 ऑफ मास है 3m/2 आर स्क्वायर ओमेगा डैश। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 2 से 2 चला गया, यहाँ 2 और होगा, एम से एम भी गया है ना, ओमेगा डैश कितना आएगा, 2/3 आएगा। सही है ना, 2/3 ओमेगा। या क्वेश्चन, अब ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, सर्कुलर डिस्क reaches from top to bottom of an inclined plane of length L. When it slips down the plane, it takes 3 seconds. When it rolls down the plane, then it takes alpha by 2 की पावर 1/2 3 सेकंड। वैल्यू ऑफ अल्फा आपको यहाँ पर निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर है इसका 3। आंसर है 3। कैसे करेंगे, लिखा हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है, पहले स्लिप करते हुए जा रही है और ये डिस्टेंस एल है, तो स्लिप करेगी तो इसका एक्सप्रेशन होता है जी साइन थीटा। तो एल बराबर हो जाएगा हाफ, एस बराबर यूटी प्लस हाफ डिस्क लगाएंगे ना, हाफ जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या बोल रहा है कि अब ये रोल करती हुई जा रही है, रोल करती हुई जा रही है, तो इसका एक्सलेशन अलग होगा। तो कैसे निकालते हैं एक्सलेशन, इस पॉइंट के अबाउट हम लगाएंगे टॉर्क। तो एम जी यहाँ लगेगा, एक इधर कंपाउंड आता है एम जी का, एक इधर आता है। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो नीचे आएगा एम जी साइन थीटा। तो ये पॉइंट नीचे वाला ओ है, तो टॉर्क अबाउट पॉइंट ओ बराबर आई अबाउट पॉइंट ओ इंटू अल्फा। तो ओ पॉइंट हमारा क्या होता है, आई सी ओ आर होता है। एम जी साइन थीटा का टॉर्क कितना है, एम जी साइन थीटा इंटू आर बराबर आई अबाउट दिस पॉइंट। तो ये हमारा है सर्कुलर डिस्क, तो 3/2 एम आर स्क्वायर अल्फा होता है, एम से एम गया, आर से आर गया, और आर अल्फा होता है ए। तो ए जो आ रहा है 2/3 जी साइन थीटा आ गया, खत्म। अब तो बहुत सिंपल है, अब हमें क्या लगाना है, अगेन एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एट स्क्वायर। हाफ ए है 2/3 जी साइन थीटा टी डैश स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर मैं कंपेयर करता हूं, यहाँ एल है, यहाँ एल है, यानी कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे 1/2 जी साइन थीटा टी स्क्वायर बराबर 1/2 2/3 जी साइन थीटा इंटू टी डैश स्क्वायर। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा गया, 2 से 2 गया, तो टी डैश स्क्वायर कितना आ रहा है, 3/2 टी स्क्वायर, यानी टी डैश कितना आएगा, 3/2 की पावर 1/2 इंटू टी। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। A body of mass m is projected with speed u, making an angle of 45 degree with the ground. The angular momentum of the body about the point of projection at the highest point is expressed as root 2 m uq divided by xg. The value of x is, x की वैल्यू हमें यहाँ पर निकालनी। हाँ जी, हो गया। चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है 8। आंसर, इसका आंसर है 8। बॉडी ऑफ मास m is projected with speed u, making an angle of 45 degree with the ground.
तो इसको हमने यहाँ पर प्रोजेक्ट किया है U से, एंगल दिया है 45 डिग्री। तो ये यहाँ से जाएगा, 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 यहाँ गिर जाएगा और हाईएस्ट पॉइंट पहुँचेगा तो वेलोसिटी हो जाएगी इसकी ये है U cos 45 डिग्री, दैट इज नथिंग बट U/√2। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचेगा तो वेलोसिटी है U डिवाइडेड बाई √2। तो वेलोसिटी यहाँ पर चेंज नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी। और हमें निकालना है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी मान लो ओ है, इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम, ये हमारी लाइन ऑफ मोशन है और ये हाइट h हो जाएगा। हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा m इंटू यू बाई √2 इंटू एच। एच क्या हाइट है, तो एच हम जानते हैं, एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो यू तो यू है, यू स्क्वायर बाई 2g, और साइन थीटा कितना है 45। तो कॉस सॉरी साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। तो इट इज नथिंग बट यू स्क्वायर बाई 4g। तो जस्ट पुट द वैल्यू, तो यहाँ पर ये आएगा m u बाई √2 इंटू यू स्क्वायर बाई 4g। तो इट इज नथिंग बट m u क्यू डिवाइडेड बाई 4√2। अब यहाँ है √2, तो एक काम करो, आप √2 से ऊपर नीचे कर दो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर भी √2 आ गया, नीचे भी तो ये आ गया √2 m u क्यूब डिवाइडेड बाई √2 2 into 4 that is 8. So this is the answer. तो 8 आएगा। Value of x is 8. Question number 23. Two identical spheres, each of mass 2 kg and radius 50 centimeter, are fixed at the ends of a light rod so that separation between the centers is 150. Then moment inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x by 20 kg meter square, where the value of x is. तो हमें x की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है, करिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर है इसका 53। ये क्वेश्चन केवल कैलकुलेशन का था और कुछ भी नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर हैं और एक्सेस ये ले रहे हैं। इस एक्सेस के बाद मान लो ये हमारी एक्सेस वाई वाई डैश है। इसका मास है 2 kg, इसका भी मास है 2 kg, और रेडियस दे रखा है यहाँ पर, रेडियस दे रखा है 0.5, तो इसका रेडियस भी 0.5 है, और ये 150 है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 3/4 मीटर है ना ये, और ये भी हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो हमें इसके अबाउट निकालना है, आई अबाउट वाई वाई डैश निकालना है। इसका हम जानते हैं फार्मूला क्या लगेगा, 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये अगर दूरी में डी बोल देता हूं तो प्लस एम डी स्क्वायर, और ये हैं दो टर्म, तो दो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2/5, मास कितना है 2, आर कितना है 0.5, या इसको मैं 1/2 भी बोल सकता हूँ ना, 0.5 को 1/2 बोल देते हैं, तो मैं इसको 1/2 बोल देता हूँ, 1/2 का स्क्वायर, मास 2, डी कितना है 3/4 का स्क्वायर इंटू 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने पर आंसर आएगा 53/20 kg मीटर स्क्वायर। तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी 50। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, बस कैलकुलेशन थी, इसका ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो वो आइडेंटिकल डिस्क हैं, ईच ऑफ मास कैपिटल एम, डायमीटर देखा ए, are arranged in a small plane as shown in the figure. If the moment inertia of the system about O dash is x by 4 ma square, the value of x आपको निकालना है। सॉल्व कीजिए।
जी, इसका आंसर है 3। इसका आंसर है 3। तो देखो यहाँ पर अगर इसकी रेडियस r है, इसकी भी r है, तो ये वाला और ये वाला इनका हो जाएगा, ये डिस्क है और ये डायमीटर के अबाउट है। तो I निकालना है तो इसका होगा m r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि डायमीटर के अबाउट होगा ना, डायमीटर के अबाउट होता है m r स्क्वायर बाई 4 ऑफ द डिस्क। इसका और इसका, है ना? तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो है इस वाले का, तो इसका ये सेंटर से निकालेंगे तो ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 और फिर लगाएंगे पैरेलल से, तो प्लस एम आर स्क्वायर बाई 4, ये तो सेंटर मास का होगा, प्लस लगाएंगे पैरेलल से तुरंत, तो एम आर स्क्वायर, और ये भी हमारे 2 टर्म्स होंगे। तो यहाँ पर एम आर स्क्वायर बाई 2 और यहाँ 4 प्लस 1 5, 5 एम आर स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया आई की वैल्यू। तो 5 प्लस 1, तो आई की वैल्यू आ रही है 3, हाँ 3, 5 प्लस 1 6 डिवाइड बाई 2, तो 3/2 एम आर स्क्वायर। एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया, अच्छा, एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2। और ये भी हमारा एम आर स्क्वायर 4 प्लस 5 प्लस 3, ठीक है। और आर की वैल्यू यहाँ देखो, ए हमारा क्या डायमीटर है और यह आर रेडियस है, तो ये आर हो जाएगा d/2, d/2, तो ये आएगा 3/2 एम d/2 का होल स्क्वायर, तो 3 m d स्क्वायर बाई 8 हो जाएगा। यहाँ तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। 4 identical disks of mass m and diameter a are arranged in a small plane as shown in the figure. The moment inertia of the system about o dash is x/4 t m square। इसका हमने कर लिया एम आर स्क्वायर बाई 2, इसका आधा होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 इंटू 2, ठीक है। इसका भी एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और यहाँ आएगा 5 एम आर स्क्वायर बाई 2, ये ठीक है, और a/2। तो कुछ आई थिंक इसमें या तो यहाँ मिस्टेक हो सकती है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूँ। लेट मी चेक इट, अगर कोई मिस्टेक होगी तो बताऊंगा आपको।
अरे भाई, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ मैं भी। अरे भाई 5 + 1 6/2 तो 3 तो आएगा। मैं ही मिस्टेक कर रहा हूँ, चलिए कोई बात। 3 mr² ये आएगा, है ना? तो क्योंकि 5 + 1 6/2 करेंगे 3, तो r है d/2, तो इट इज 3 md²/2। तो अब बिल्कुल सही है, आंसर इसका 3 होगा। ठीक है, चलिए। डिस्टेंस ऑफ सेंटर मास फ्रॉम ए and A of one dimensional rod AB having mass density this and length L is 3L by alpha. The value of alpha is, अल्फा की वैल्यू क्या होगी वो निकालना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका 8। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो हमें निकालना है यहाँ पर सेंटर ऑफ मास। एक्स सी एम होता है इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम डिवाइड बाई इंटीग्रल ऑफ डी एम। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। इंटीग्रल ऑफ एक्स डी एम कितना है, रो, और रो की वैल्यू कितनी है, रो नॉट 1 माइनस x² बाई L² इंटू डी एक्स, और डिवाइडेड बाई इंटीग्रल ऑफ रो नॉट 1 माइनस x² बाई L² इंटू डी एक्स। लिमिट जाएगी लेंथ कितनी देर की, L, तो 0 से L, 0 से L। तो देखो यहां पर रो नॉट से रो नॉट चला जाएगा, कांस्टेंट है, बाकी कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट है, तो यहाँ ऊपर x आएगा, तो इन x इंटू 1x, तो x का इंटीग्रेशन आएगा x²/2 माइनस यहाँ x इंटू x² x³ तो इसका आएगा x की पावर 4 डिवाइड बाई 4 इंटू L²। लिमिट जाएगी 0 से L, डिवाइडेड बाई यहाँ x माइनस x² का आएगा x³ बाई 3L²। है ना, सिंपल क्वेश्चन था ये, बस इंटीग्रेशन करना था आपको। अगेन लिमिट जाएगी 0 से L। ठीक है, सॉल्व करोगे यू विल गेट आंसर, इट इज 3L/8। अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ठीक है बच्चों, ये हमने यहाँ पर ये पूरा सॉल्व कर लिया है सेंटर ऑफ मास एंड फ्लूइड रोटेशनल मोशन का टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट रहेगा वो अपना एसएचएम एंड वेव रहेगा, एसएचएम वेव एंड फ्लूइड, आई थिंक ये देख लेना आप शेड्यूल में, तो उसके लिए तैयार रहना आप लोग। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज डू कमेंट, आपने कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो भी आप कमेंट कीजिए। ये 25 क्वेश्चन का पेपर था, इसमें आपके कितने क्वेश्चन ईमानदारी से सही हुए आप कमेंट जरूर कीजिए। इससे पता चलेगा कितने बच्चों ने इसको एंड तक देखा। ठीक है, तो आप प्लीज डू कमेंट। और पिछला जो टेस्ट था उसको भी आप क्या कहते हैं, उसका भी अपना जो मार्क्स जो आपके आ रहे हैं उसको आप कमेंट करिए। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।